हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आज हम लोग का जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का प्रैक्टिस सेट 4 है। ध्यान दीजिएगा, पीछे 3 प्रैक्टिस सेट जा चुके हैं जो 50-50 क्वेश्चनों का है। कुछ हार्ड भी क्वेश्चन है, कुछ नॉर्मल भी क्वेश्चन हैं। तो आप लोग को कुछ हार्ड भी क्वेश्चन और भी करा दिए जाएंगे, जैसे कि पिछले साल के क्वेश्चन आया था, या PYQ भी सॉल्व करा दिया जाएगा। तब तक कुछ प्रैक्टिस सेट भी आप लोग देखते रहिए। वैसे भी आप लोगों को कई बार मैं बताया हूं कि टाइम मुझे मिलता नहीं है, इसलिए वीडियो देने में काफी लेट हो जाता है, 4 दिन 5 दिन लग ही जाता है नॉर्मली। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 4। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 4 में ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस सेट 4। अब यहां से हमारा स्टार्ट होता है फर्स्ट क्वेश्चन। आप भी साथ साथ सॉल्व करते जाइएगा। यदि किसी क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट पता चल जा रहा है तो आप ABCD ऐसे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को जल्दी से अटेंडेंस अपना लगा दीजिए लाइक करके, और फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देखें और आप भी देखें। आइए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। ये है आपका प्रैक्टिस सेट 4। ठीक है, सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। यही हो सकता है कि किसी में कुछ कम क्वेश्चन हो, किसी में ज्यादा क्वेश्चन हो, लेकिन क्वेश्चन लगभग लगभग सब में से है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट दे रहा है कि व्यापारिक संस्था के लागत लेखों का लेखा परीक्षण करना कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा है कि व्यापारिक संस्था के लागत लेखों का लेखा परीक्षण करना क्या कहलाता है। ये तो नाम से ही स्पष्ट है। लागत अंकेक्षण, आंतरिक अंकेक्षण, सामयिक अंकेक्षण और अनिवार्य अंकेक्षण। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सिंपल दिए हैं। अब बताइए कौन सा क्वेश्चन होगा। इसका आंसर क्या होगा? लागत अंकेक्षण, आंसर नंबर E। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हम चलते जा रहे हैं, थोड़ा बड़ा भी कर दे रहे हैं। हाँ, अब अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन, कागज मिल, ईंट के भट्ठे, कोयले की खान और सीमेंट कंपनियां या सीमेंट कारखाने में प्रयोग किया जाता है। पूछ रहा है कुछ कारखाने या कुछ फैक्ट्रियों के नाम है, जिसमें से कागज मिल है, ईंट मिल है, और ऊपर से लिखा है भट्ठा है, कोयला है, सीमेंट है। इन कारखानों में कौन सी लागत लेखा की विधि अपनाई जाती है? इकाई लागत पद्धत, ठेका लागत पद्धत, बहुसंख्यक लागत पद्धत की प्रक्रिया लागत पद्धत? सोच के बताइए कौन सी पद्धत अपनाई जाती है। आप लोग पढ़े होंगे यूनिट कास्टिंग में, इन सब उद्योगों में इकाई कास्टिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि पुस्तपालन के संस्थापक लूकस पैसियाली, मतलब हमारे बुक कीपिंग अकाउंटेंसी या दोहरा लेखा प्रणाली के जनक कौन है? लूकस पैसियाली। ये जो लूकस पैसियाली है, इन्होंने जानते ही होंगे 1494 ईस्वी में इटली के वेनिस नगर में दोहरा लेखा प्रणाली, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी की खोज की थी। प्रश्न यह है कि यहाँ पे इस लूकस पैसियाली द्वारा प्रकाशित प्रथम पुस्तक का नाम क्या था? उन्होंने जिस पुस्तक में इस सिस्टम को लिखा या खोज किया या अपनाया या पहली बार मेंशन किया, उस बुक का क्या नाम है? मनुसंहिता, डी कंपोजिट स्क्रिप्चरिस, लेखा विज्ञान, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए कौन सा होगा। किसी किसी में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, किसी में 5 दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, कंप्यूटिसेंट स्क्रिप्चरिस। ठीक है, अगला एक ऑप्शन नीचे कट गया है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पूछ रहा है, 4 कथने दिए हैं, 3 फिलहाल दिख रहा है, एक नीचे। पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है? ग्राहक के चालू खाते की प्रति, मतलब जो हमारे कस्टमर के करंट अकाउंट की जो प्रति होती है, कॉपी होती है, अपने पास रखता है। क्या उसको प्रति अपने पास रखता है? रोकड़ पुस्तक के रोकड़ शेष की प्रति बैंक अपने पास रखता है।
क्या बैंक अपने पास रखता है रोकड़ व्हीकल? बैंक में ग्राहक खाते की प्रति ही बैंक पासबुक होती है। एक ध्यान से देखिएगा, यहीं पे क्लियर होगा, ध्यान दीजिएगा। बैंक में ग्राहक खाते की प्रति को ही बैंक पासबुक कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि बैंक में जो ग्राहक का अकाउंट ओपन किया जाता है, चाहे जो भी अकाउंट हो, चाहे एसबी अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, जो भी अकाउंट हो, बैंक अपने यहाँ ग्राहकों का जो अकाउंट ओपन करता है, जैसे हम लोग नॉर्मली देखते होंगे बैंक में खाता खुलवाते हैं, तो हम लोग कस्टमर है, बैंक है, हमारा जो खाता खोलता है उस खाते की जो प्रति होती है, उसकी जो कॉपी होती है, वही ना हमको छाप कर देता है, जिसको हम पासबुक कहते हैं। तो आंसर इसमें से सही सटीक कौन सा दिख रहा है? आंसर नंबर सी। ठीक है, एक और ऑप्शन था इधर, पासबुक में ग्राहक के रोकड़ खाते की प्रति नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही है, पूछ रहा है कि निम्न में से सही क्या है भाई? लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, एकदम 100% सही है, क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग है वो एक बिजनेस लैंग्वेज है। ऐसा बुक कोई भी पढ़ेंगे उसके स्टार्टिंग में ही दिया है। लेखांकन व्यवसाय का आधार है, बिल्कुल सही है। बिजनेस खोल के बैठे हैं तो हमको हिसाब किताब का लेखा करना भी चाहिए, यह करना पड़ेगा ही। लेखांकन व्यवसाय की कला और विज्ञान है, ये भी सही है। हम अकाउंटिंग का जो वर्क करते हैं बिजनेस में, वो हमारी आर्ट भी है और साइंस भी है। इस हिसाब से देखेंगे तो हमारा चारों ऑप्शन सही दिखेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, कह रहा है कि मूल प्रमाणक उदाहरण है, मतलब ओरिजिनल वाउचर। मूल प्रमाणक मतलब ओरिजिनल वाउचर किसका है? कैश मेमो का, प्राप्ति रसीद का, बिल का, सभी का। भाई ये जो हमारा जो मूल प्रमाणक होता है ओरिजिनल वाउचर, ये किसी का भी हो सकता है, ठीक ना? ये सारे ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, लेखांकन एक बौद्धिक क्रिया है, क्यों? कह रहा है लेखांकन एक बौद्धिक क्रिया क्यों है, या बौद्धिक क्रिया है क्यों? बौद्धिक का मतलब है कि बुद्धिमत, मतलब अनुभव वाला व्यक्ति ही लेखांकन का काम कर सकता है, सारे व्यक्ति लेखांकन का काम नहीं कर सकते। देखिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए कि आप कॉमर्स पढ़े लिखे हैं, यदि आपसे कह दिया जाएगा कि माल खरीदा, माल बेचा, पैसा यहाँ से आया, पैसा वहां से गया, इसकी जनरल एंट्री करिए, कर देंगे, और जनरल एंट्री कोई किया रहेगा तो उसे आसानी से आप समझ लेंगे। लेकिन वही जनरल एंट्री किसी और को हम पकड़ा देंगे जो कॉमर्स नहीं पढ़ा है, उसको कैसे पता चलेगा वो क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, कुछ आइडिया नहीं मिलेगा। उसी तरह इसीलिए इसे कहा गया बौद्धिक क्रिया। अब यहाँ हमारा प्रश्न ये है, इसे बौद्धिक क्रिया भाई क्यों कहा गया, बताइए। बौद्धिक क्रिया क्यों कहा? यह व्यवसाय के लिए आवश्यक है, ये कोई जरूरी नहीं है, सारे व्यवसाय में कहाँ जरूरी है। इसमें बुद्धि और चातुर्य की आवश्यकता, ये तो काम सब में होता है भाई। विभिन्न समस्याओं के समाधान की विशिष्टता अर्जित की जाती है, यही ऑप्शन आपका सी सही है। मतलब कि जितने भी व्यवसाय में समस्याएं होती हैं या कुछ स्पेशलाइजेशन होते हैं, विशिष्टता होती है, उसको समाधान इसका किया जाता है, उसके लिए विशिष्टता कुछ स्पेशल चीजें अर्जित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही। ये देखिए, न मांगी गई पूंजी मतलब अनकॉल्ड अप कैपिटल के उस भाग को जो भविष्य में केवल कंपनी के समापन के समय के लिए सुरक्षित कर दी गई है, उसे कहते हैं। मतलब ऐसी पूंजी जो अपने शेयर होल्डरों से मांगा नहीं गया है, जिसे अनकॉल्ड अप कहा जाता है। कह रहा है कि उसका वह भाग जो भविष्य में केवल कंपनी के जो लिक्विडेटर है, समापन के समय, लिक्विडेशन के समय सुरक्षित कर दिया गया है, उसे कौन सा कैपिटल कहा जाता है? अधिकृत पूंजी माने अथोराइज कैपिटल, प्राथित पूंजी मतलब सब्सक्राइब कैपिटल, निर्गमित पूंजी मतलब इशूड कैपिटल, संचित पूंजी मतलब रिजर्व कैपिटल। सही आंसर क्या है? संचित पूंजी। ध्यान दीजिए, संचित पूंजी को हम अंग्रेजी में रिजर्व कैपिटल भी बोलते हैं, और इसके जगह हम आरक्षित पूंजी के भी नाम से इसको जानते हैं। तो ये भी ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ भाई देखिए, ये आपका अगला क्वेश्चन है,
आईजीएसटी अधिनियम 2017 निम्नलिखित तक विस्तारित है। पूछ रहा है कि आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी कहां तक विस्तारित है, मतलब ये कहां तक फैला है। जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में, ना भाई ये सही नहीं। पूरा भारत में, बिल्कुल सही है, पूरे भारत में फैला है। जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी राज्य को छोड़कर पूरा भारत में, ये भी सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी सही। सही ऑप्शन क्या है? पूरा भारत, संपूर्ण भारत में हमारा आईजीएसटी, या ऐसे समझिए सीधे से जीएसटी पूरा फैला हुआ। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्डिंग चार्ज के मामले में माल की आपूर्ति का समय क्या है? फॉरवर्डिंग चार्ज का माल है माल को अग्रेसित करना, मतलब आगे बढ़ाना। फॉरवर्डिंग चार्ज के मामले में माल की आपूर्ति का समय क्या होता है? माल की सप्लाई का टाइम क्या होता है? चालान जारी करने की तिथि, चालान जारी करने की दे तिथि, जारी करने की तिथि और दे तिथि, इन दोनों में जो पहले आता है भाई वही होता है। देखते हैं और क्या है। आपूर्तिकर्ता द्वारा विचार प्राप्त करने की तिथि, ना ये तो साफे गलत है। ए और बी जो दोनों में पहले हो यही सही है। चालान जारी करने की तिथि और चालान जारी करने की दे तिथि जो दोनों में पहली आती है उसी को फॉरवर्डिंग चार्ज उसी पर लगाया जाता है। अगला भी जीएसटी का ही क्वेश्चन है। यूटीजीएसटी, कौन सी जीएसटी? यूटीजीएसटी अधिनियम किस द्वारा अधिनियमित किया जाता है? मतलब यूटीजीएसटी किस अधिनियम द्वारा अधिनियमित किया जाता है, किस कानून द्वारा नियंत्रित किया जाता है? संघ सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य सरकार और जीएसटी परिषद। भाई देखिए, जो यूटीजीएसटी है हमारा संघ सरकार द्वारा ही शासित किया जाता है, अधिनियमित किया जाता है। क्योंकि यूटी जो जीएसटी हमारा है, ये ध्यान मत रखिएगा, क्योंकि यूटीजीएसटी तो मालूम है, यूटीजीएसटी ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है कि ये कहाँ लागू होता है, ये पूछ रहा है किस अधिनियम द्वारा शासित किया जाता है। तो भाई संघ सरकार द्वारा शासित किया जाता है। ठीक है। अगला है, लेखापाल का सामाजिक उत्तरदायित्व है, जो हमारा अकाउंटेंट है इसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? स्वामी के लिए अधिक लाभार्जन, कर्मचारी का शोषण, सभी पक्षकारों को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराना, उपयुक्त एक से अधिक या उपयुक्त सभी भी लिख सकते हैं, और इनमें से कोई नहीं। बताइए, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है वो किनके थ्रू होती है? बताइए। सभी पक्षकारों को आवश्यक सूचनाएं प्रदान करने के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगले बढ़ते हैं। ये भी जीएसटी का क्वेश्चन शायद आ गया। भारत सरकार ने किसके साथ मिलकर जीएसटी नेटवर्क बनाया? अब देखिए, भारत में जीएसटी जो पूरे देश में लागू है 1 अप्रैल 2017 से, तो एक नेटवर्क के थ्रू इसे पूरा जोड़ दिया गया है। वो किस नेटवर्क के थ्रू? डायरेक्ट बता दे रहे हैं, NSDL। इस नेटवर्क के द्वारा जीएसटी को एक साथ जोड़ा गया, याद रखे रहिएगा, ठीक ना। और भी ऑप्शंस दिए रहेंगे, लेकिन ये ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन था आपका बी। आगे बढ़ते हैं। यूटीजीएसटी तब लगाया जाता है जब, यूटीजीएसटी तब लगाया जाता है, मैंने कब लगाया जाता है? आपूर्ति केंद्र शासित प्रदेश के भीतर की जाती है, एक केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे केंद्र शासित प्रदेश में आपूर्ति होती है, अंतरराज्यीय आपूर्ति होती है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कब होता है? जब यूटीजीएसटी तब लगाया जाता है जब माल हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे केंद्र शासित प्रदेश में हो, ठीक ना, तो वहां पे यूटीजीएसटी का यूज किया जाता है। शोधनी पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जाता है, मतलब जो रिडमेबल प्रेफरेंस शेयर है
कह रहा है इसका शोधन, रिडेम्पशन मतलब कैसे किया जाता है? केवल तभी जब पूर्णदत्त अंश हो, यही सही दिख रहा है। तब भी जब आंशिक दत्त हो, ये गलत है। जबकि अंशों की आंशिक मूल्य का कम से कम 50% चुकता कर दिया गया हो, ये भी गलत है। तब ही जब प्रीमियम पर निर्गमन किए गए हो, ये भी गलत। सही आंसर है पहला वाला होगा, केवल तब जब ये पूर्णदत्त हो, मतलब फुली पेड अप हो। अगला क्वेश्चन 16 नंबर हमारा क्वेश्चन दे रहा है, वास्तविक लागत और प्रमाप लागत के बीच अंतर को कहते हैं। मतलब कह रहा है कि हमारा एक्चुअल कास्ट, ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल कास्ट और स्टैंडर्ड कास्ट के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? ये ध्यान दीजिएगा, इसका नाम होता है वेरिएंस। क्या कहा जाता है? वेरिएंस। वेरिएंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? विचरण। बाकी सब छोड़ दीजिए। ये फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बैंक समाधान विवरण निम्न में से किस संस्था द्वारा बनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि नीचे कुछ संस्थाओं के नाम दिए गए हैं। पूछा जा रहा है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किस संस्था के द्वारा बनाया जाता है? ध्यान से देखिए, जो सिलेबस में है मैं वही बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। एकाकी व्यापारी द्वारा, साझेदारी फर्म द्वारा, कंपनी द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा, किसी के द्वारा, कोई भी बिजनेस हो रिकॉन्सिलिएशन स्टेट बन सकता है तब, लेकिन जब कैशबुक और पासबुक में डिफरेंस हो तब। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वे पूर्वाधिकारंश जिन्हें अतिरिक्त लाभों में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है निम्न श्रेणी में आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वे पूर्वाधिकारंश मतलब वे प्रेफरेंस शेयर जिन्हें अतिरिक्त लाभों में, जो एडिशनल प्रॉफिट होता है, उसमें हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है, वो किस कैटेगरी में आते हैं? अशोधनीय पूर्वाधिकारंश, अवशिष्ट भागी पूर्वाधिकारंश, असंचयी पूर्वाधिकारंश, लाभ रहित पूर्वाधिकारंश। सोच के बताइए किस में आते हैं? जिसमें अतिरिक्त लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं पूछ रहा है, तो ये लाभ रहित पूर्वाधिकारंश में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन, ये हमारा कॉस्ट अकाउंट का क्वेश्चन है कि सामग्री लागत विचरण का जो भाग वास्तविक उत्पादन के लिए प्रमाप मात्रा व वास्तविक मात्रा के अंतर के कारण उत्पन्न होता है, उसे विचरण के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने बताया एक्चुअल हमारा जो कास्ट है और स्टैंडर्ड कास्ट का जो डिफरेंस आता है वेरिएंस होता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि वास्तविक उत्पादन के लिए प्रमाप मात्रा मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमारा कौन सा वेरिएंस होता है? सामग्री उपयोग विचरण, मटेरियल मिक्स विचरण, सामग्री उप उपयोग विचरण, इनमें से कोई नहीं। बताइए, सोच के बताइए। क्वांटिटी वो हमारी सामग्री उपयोग, मटेरियल, इसको कहा जाता है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब इस पे फार्मूला भी है, काफी बड़ा हो जाएगा। शिक्षा भत्ता कर मुक्त है, इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। शिक्षा भत्ता किसके लिए कर मुक्त है? एक व्यक्ति के लिए। एक व्यक्ति का मतलब एक बच्चा, यहां व्यक्ति का मतलब ध्यान दीजिएगा बच्चा। एक बच्चे के लिए, दो बच्चे के लिए, चार बच्चे के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो भाई शिक्षा भत्ता जो होता है 2 बच्चों के लिए कर मुक्त होता है, और ही मुजबानी बता दे रहे हैं 100 रुपया प्रति बच्चा। और कितने बच्चों तक के लिए? 2 बच्चों के लिए। अगला इनकम टैक्स का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कृषि आय है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कृषि आय इसमें से कौन है भाई? कृषि भूमि से प्राप्त किराया, डेयरी फार्म से आए तो होबे नहीं करेगा, मुर्गी फार्म से आए भी नहीं होगा, कृषि कार्य में लगी हुई कंपनी को प्राप्त लाभांश ये भी नहीं होगा। कृषि भूमि से यदि कोई रेंट प्राप्त होता है वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम है। यूट्यूब पर वीडियो देखिएगा, इनकम टैक्स में पढ़ा कर डाला हूं, उसमें आपको दिया गया। अगला, अंशों का आवंटन किया जा सकता है यदि
मतलब शेयर का अलॉटमेंट किया जा सकता है यदि, अब इसमें कंडीशन दे रहा है कि कब भाई, यह अंशधारियों द्वारा अनुमोदित किया गया, थोड़ा थोड़ा सही है, पूरा नहीं सही है। सेबी से निकासी प्राप्त की गई हो, ना भाई ये तो सही नहीं है। न्यूनतम अंशदान प्राप्त कर लिया हो, ये सही सटीक दिख रहा है। जब हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन की राशि प्राप्त कर लेते हैं तो वहां शेयर का अलॉटमेंट किया जा सकता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का समय कितना होता है? 120 दिन। विशेष समय में 10 दिन और बढ़ाया जा सकता है, 130 दिन। तो ऑप्शन नंबर बी, एसी। ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा भत्ता आयकर से पूर्णतः कर मुक्त है? पूछ रहा है, कुछ अलाउंसेस का नाम दिया गया है, पूछ रहा है कौन सा अलाउंसेस क्या है, पूर्णतः कर मुक्त है, जिस पर टैक्स नहीं लगता है। महंगाई भत्ता पर लगता है, मकान किराया भत्ता पर लगता है, बीमा प्रीमियम पर लगता है, विदेश भत्ता पर नहीं लगता। कोई आदमी भारतीय नागरिक भारतीय कार्य के लिए, माने भारत की सेवाओं के लिए या भारत सरकार की सेवाओं के लिए विदेश में जाता है या वहां काम करता है, उसको जो फॉरेन अलाउंस मिलता है वो पूर्णतः कर मुक्त होता है। अगला है, कंपनी के निर्माण में बहुमूल्य सेवाएं प्रदान करने, कंपनी के निर्माण में बहुमूल्य सेवाएं प्रदान करने के प्रतिफल स्वरूप प्रवर्तक का पारिश्रमिक दिया जा सकता है। देखिए, कंपनी के बनाने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट जो भूमिका होती है वो प्रवर्तक करता है। कह रहा है कि वह जो काम करता है उसके प्रतिफल में जो पारिश्रमिक दिया जाता है वो कैसे होता है? केवल नगद, केवल अंशों में, केवल ऋण पत्रों में, इनमें से सब कैसे होता है भाई? सभी कंडीशन में, अंश में भी, नगद में भी, सारे प्रतिफल किसी भी रूप में दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी। ये भी कंपनी का क्वेश्चन है। समामेलन कंपनी के निर्माण की कौन सी सीढ़ी है? पूछ रहा है कि जो समामेलन का मतलब होता है पंजीकरण, पंजीकरण माने रजिस्ट्रेशन। कह रहा है कि कंपनी के निर्माण की ये कौन सी अवस्था है? पहली, दूसरी, तीसरी। देखिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, बताइए कौन सा स्टेज है? सिंपल क्वेश्चन है मगर अच्छे क्वेश्चन है। यह दूसरा स्टेप है, अर्थात सेकंड स्टेप है। फर्स्ट क्या होता है हमारा? प्रमोशन होता है, और सेकंड क्या होता है? रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, अगला क्या है? समामेलन के बाद कौन सी कंपनी तुरंत अपने व्यापार का कार्य आरंभ कर सकती है? बताइए। जैसे ही किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो सारी कंपनियां अपना बिजनेस तुरंत स्टार्ट नहीं कर सकती, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी है जो अपना बिजनेस कारोबार स्टार्ट कर सकती है। बताइए कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी, सरकारी कंपनी, विदेशी कंपनी, प्राइवेट कंपनी। तो ये प्राइवेट कंपनी ही ऐसी है जो अपना कारोबार तुरंत स्टार्ट कर सकती है। बाकी कंपनियों के लिए उसे व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाण पत्र या परमिशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, जब किसी कंपनी की अंश पूंजी का 51% तक सरकार द्वारा धारित है तो कंपनी कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, 51% शेयर किसी भी कंपनी के गवर्नमेंट अपने पास अपने हैंड में रख लेती है, ऐसी कंपनी को सरकारी कंपनी कहा जाता है। कहीं दिया होगा, ये है सरकारी कंपनी। ठीक ना? अगला क्वेश्चन, सरकारी कंपनी का अंकेक्षण किया जाता है, मतलब गवर्नमेंट कंपनियों का ऑडिट कौन करता है या किसके द्वारा होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, कास्ट अकाउंटेंट के द्वारा, अकाउंटेंट के द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा नियुक्त ऑडिटर के द्वारा। सही आंसर यही है कि चीफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर के द्वारा, ऑडिटर जनरल के द्वारा जो ऑडिटर अपॉइंटमेंट होता है वही गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट करता है। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला, प्रमाप लागत विधि सहायता पहुंचाती है। हमारा जो स्टैंडर्ड कास्टिंग है वो किसको सहायता प्रदान करती है? कार्य कुशलता का मापन करने में, हानियों को कम करने में, मूल्यों को नियंत्रित करने में, और इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए कौन करती है? कार्य कुशलता का मापन करने में हमारे स्टैंडर्ड लागत विधि का प्रयोग किया जाता है, ये सहायता करती है। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल पे आ जाइए, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिएगा।
कह रहा है कि टोटल सेल 5 लाख और लाभ जो हमारा प्रॉफिट है वो लागत का इतना है। पूछ रहा है कि कुल लाभ क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले चीज, इस तरह के जब क्वेश्चन हो तो एक छोटा सा सटीक फार्मूला बता दे रहे हैं। एक तरफ हम लिख देंगे कॉस्ट और दूसरे के नंबर लिखेंगे ऑन कॉस्ट, लिखिए ऑन कॉस्ट और ऑन सेल। ध्यान दीजिएगा, जो कॉस्ट का 16.2/3% होता है वह हाँ देखिए, ऑन कॉस्ट और ऑन सेल, इस छोटा फार्मूला है इस टाइप के क्वेश्चंस के। जो कॉस्ट का हमारा 20% होता है, ऑन सेल का 16.2/3% होता है। जो इसका आपका 25% होता है, सेल का 20% होता है। जो इसका 33:1/3% होता है वह इसका 25% होता है। जो इसका 33 कहाँ से आएगा, 50% होता है, ये 50% है, वह इसका 33/1/3% होता है। और जो 100% होता है वो इसका 50% होगा। ये फार्मूला याद रखिए। इस तरह के जब क्वेश्चन रहेंगे तो ध्यान दीजिएगा, टोटल सेल हमारा इतना और लाभ लागत पर, किस पे, लागत पर 25%। तो कुल लाभ क्या होगा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट इक्वल टू, ये तो सेल दिया गया है क्योंकि कॉस्ट पर प्रॉफिट है, लेकिन सेल दिया गया है तो सीधे निकालिएगा, प्रॉफिट इक्वल टू 5 लाख मल्टीप्लाई लागत पर 25%। देखिए यही ना है 25%, 25% है ना। इसका सेल दिया गया है तो सेल पर कितना परसेंट हो रहा है, 20%। बस इसका 20 निकाल दीजिएगा, 20% बराबर आएगा 5 दूनी 10, 1 लाख रुपये। ये आंसर पहला सही है। उस फार्मूले को याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा फार्मूला है। कभी कभी इधर दिया रहेगा तो उसको ध्यान में रखेंगे, उधर दिया रहेगा तो इसको ध्यान में रखेंगे। आगे 1 लाख, अब वो याद रखे रहिएगा दिमाग में, क्योंकि इसी पे एक और क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जब कुल लागत इतना हो और लाभ विक्रय मूल्य का 20% तो कुल लाभ क्या होगा, पूछ रहा है ना। अब ध्यान दीजिएगा, हमारा यदि प्रॉफिट निकालना होगा तो प्रॉफिट, कॉस्ट हमारा दिया कितना है, कॉस्ट कितना दिया है आपका 5 लाख दिया है ना, लेकिन लाभ बिक्री मूल्य का, सेलिंग प्राइस का 20% है। जो सेलिंग प्राइस का 20% होगा वो कॉस्ट का कितना परसेंट होगा, 25%। पीछे देख लीजिएगा, तो मल्टीप्लाई लिख देंगे 25%, क्योंकि सेम से सेम ही निकलता है। ये तो एक और फार्मूला है लेकिन वो बड़ा फार्मूला है। 25×25 125 कितना हो जाएगा, 1,25,000। अब देखिए 1,25,000 दिया है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो अब कौन सा है, देखते हैं। नीचे वाला दिया, ये दिया, ध्यान दीजिए, ये दिया 1,25,000, तो ऑप्शन यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अंकेक्षण के उपरांत अपनी व्याख्यान प्रस्तुत करता है। कह रहा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जब ऑडिट हो जाता है उसके उपरांत अपना व्याख्या प्रस्तुत करता है, मतलब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किसको, जैसे कैग होता है जो सीएजी है, जब गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट कर लेता है तब अपनी रिपोर्ट किसके सामने प्रस्तुत करता है, संसद के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष, उपराष्ट्रपति के समक्ष, प्रधानमंत्री, संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगा रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये देखिए इनकम टैक्स का फिर क्वेश्चन आया, प्लांट और मशीनरी के उपस्कर, प्लांट अलग है, मशीनरी अलग है, उपस्कर माने फर्नीचर होता है, कि किराए पर कर की कटौती की दर है। मतलब कह रहा है कि इस पर इनकम टैक्स पर कर की कटौती माने इन चीजों पर क्या परसेंट लगाई जाती है, 1%, 2%, 5%, 10%, भाई 2% लगाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। अगला, रोकड़ पुस्तक के डेबिट पक्ष में गलत प्रविष्टि से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा।
कैश बुक के डेबिट साइड में यदि हम रॉन्ग एंट्री कर देते हैं तो उससे हमारा क्या होगा, क्रय में वृद्धि होगी, रोकड़ पुस्तक के शेष में वृद्धि होगी, रोकड़ पुस्तक के शेष में कमी होगी, नगद आहरण होगा। सोच के बताइए क्या होगा। रोकड़ पुस्तक के शेष में वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या है, प्राप्य बिल निम्न में से किसका एक भाग है। प्राप्य बिल BR किसका एक भाग है, जर्नल का है, खाता बही का, आर्थिक चिट्ठे का, लाभांश खाते का, किसका है, जर्नल का एक पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन आधा नीचे चला गया है, फर्नीचर का उधार क्रय का लेखा किया जाएगा। देखिए फर्नीचर सीधे का मतलब है, कहने का मतलब है फर्नीचर सीधे सीधे समझिए उधार खरीदा। पूछ रहा है कि इसकी एंट्री हम कहाँ की करेंगे, क्रय बही में करेंगे ना भाई, क्रय बही में किसका लेखा किया जाता है, उधार क्रय का। और देखते हैं बिक्री बही में करेंगे ना भाई, इसमें उधार बिक्री का किया। रोकड़ बही में करेंगे ना भाई, इसमें नगद खरीद बिक्री का किया जाता है। मुख्य जर्नल में करेंगे, बिल्कुल सही, मुख्य जर्नल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये इनकम टैक्स का भी है, पूंजी लाभ को दीर्घकालीन होने के लिए करदाता के पास संपत्ति रहनी चाहिए। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल होने के लिए, कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने के लिए पूंजी संपत्ति कितने महीने उस आदमी के पास रहनी चाहिए, 40 महीना ना, 36 महीना ना, 36 माह या उससे अधिक, 36 माह या उससे अधिक, इतना समय यदि रहेगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अगला, फर्म में ऋणों के संबंध में प्रत्येक साझेदार का दायित्व विस्तृत होता है। लिखा है फर्म में ऋण मतलब कर्जे के संबंध में प्रत्येक साझेदार का दायित्व विस्तृत होता है। किस प्रकार विस्तृत होता है, फर्म में उसके द्वारा विनियोजित पूंजी तक, फर्म में उसकी पूंजी तथा फर्म को दिए गए ऋणों तक, हानि की प्रतिपूर्ति की गारंटी की राशि तक, फर्म में उसकी पूंजी तथा व्यक्तिगत संपत्ति की राशि तक। कहां तक उसका सब दायित्व होता है, यहां तक। फर्म में उसकी जितनी पैसा लगाए वो उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, यहां तो उसका दायित्व सीमित होता है, क्योंकि साझेदारी में साझेदार का दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। अगला क्वेश्चन, पूंजी लाभ उदित होता है। बताइए पूंजी लाभ हमारा भाई कब उदित होता है, व्यापार की पूंजी पर, पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर, इसी पे होता है। पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर ही पूंजी लाभ होता है, व्यापार के माल पर तो होता नहीं है, सभी पर होता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी से। अगला क्वेश्चन, ह्रास होने वाली संपत्तियों का पूंजी लाभ होगा। जैसे जिन पर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो किस तरह का पूंजी लाभ होता है, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, कर मुक्त, इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए किस तरीके का होता है। जो डेप्रिसिएशन होता है अल्पकालीन होता है, क्योंकि एक साल तक ही डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, फिर अगले साल कुछ अलग हिसाब किताब हो जाता है उसका, क्योंकि हर साल वो प्रयोग में आती है। अगला कह रहा है कि एक व्यक्ति फर्म के व्यवहारों में न पूंजी लगाता है न प्रबंध में भाग लेता है, वो फर्म के लिए केवल अपना नाम देता है, तो उसे क्या कहा जाएगा। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी अपना व्यवसायिक फर्म में न पैसा लगाता है न प्रबंध में भाग लेता है और न उसके लिए अपना कोई नाम देता है, वो कौन सा साझेदार है, नाम मात्र का साझेदार, ना सामान्य साझेदार, ना सुसुप्त साझेदार, साइलेंट पार्टनर। सीमित साझेदार तो होगा ही, कौन सा पार्टनर होगा, साइलेंट पार्टनर। अगला, उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है। मतलब TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेस, उद्गम स्थान पर कर की कटौती नियोक्ता द्वारा, सरकार द्वारा, आयकर विभाग द्वारा, आयकर दाता द्वारा। बताइए TDS पर कर की कटौती की जाती है, कौन TDS पर कर की कटौती करता है, सीधे नियोक्ता करता है। नियोक्ता का मतलब है जो लेन देन करता है, जो पेमेंट करता है, वही TDS काट लेता है। अगला, कितने दिनों में न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त न होने पर लौटानी होगी। कितने दिनों में न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त हो जानी चाहिए,
अभी पीछे एक क्वेश्चन में हिंट था, वो दूसरे तरीके से तो मैंने बताया था 120 दिन, कभी कभी 10 दिन और भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो विशेष प्रस्ताव की दशा में, विशेष कंडीशन की दशा में। अगला क्वेश्चन है, पढ़िए तब तक आ रहे हैं। हाँ, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि यही हमारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, कुछ डायरेक्ट हो भी सकता है कि इसमें से क्वेश्चंस आ जाएं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा, पढ़े रहेंगे पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो कैसे भी घुमा फिरा के आएगा तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करें। कोई जरूरी है इसी कंपटीशन, दूसरे एग्जाम में कोई काम आएगा। बहुत लोग बच्चे बिहार लेखपाल का भरे हैं, पता नहीं कब एग्जाम होगा, किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन उसमें भी ये काम आ सकता है, स्टेट में काम आ सकता है। तो कई जगह ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये सारे सिलेबस लगभग सभी जगह यही रहते हैं। तो अच्छे से पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा व्यवहार हस्तांतरण की श्रेणी में नहीं आता, मतलब कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है, लेन देन है, व्यवहार है, जिसे इनकम टैक्स में हस्तांतरण नहीं माना जाता। भेंट, वसीयत, दोनों इनमें से कोई नहीं। देखिए, किसी को हम भेंट देते हैं या अपनी वसीयत उसके नाम कर देते हैं तो इसे हस्तांतरण नहीं माना जाता। तो ऑप्शन नंबर इसका सी। एक बड़ा सा क्वेश्चन है कि गार्नर-बराम मर्रे के नियम के अनुसार किसी विपरीत समझौते के अभाव में दिवालिया साझेदार की कमी अन्य ऋण शोधक्षम साझेदारों द्वारा की जानी चाहिए। प्रश्न का मतलब है कि जब कोई साझेदार फर्म में दिवालिया हो जाता है तो उस दिवालिया साझेदार की जो हानि होती है उसे किस अनुपात में बांटा जाता है या पूरा किया जाता है। लाभ हानि वितरण अनुपात में? ना भाई। फर्म के विघटन के पश्चात पूंजी के अनुपात में? क्या होता है? पूंजी के अनुपात में, लेकिन पश्चात लिखा है, सोच के बताइए जल्दी से, अभी दो ही में से पूछ रहे हैं। ये भी नहीं, ये पश्चात लिख दिया है, इस वजह से ये नहीं होगा। अगला देखते हैं और कौन कौन से ऑप्शन है। फर्म के विघटन के पूर्व विद्यमान पूंजी के अनुपात में, पूर्व विद्यमान पूंजी के अनुपात में, ऑप्शन नंबर सी से। अगला क्वेश्चन है, कृषि फार्म के मैनेजर को मिलने वाला वेतन है। कृषि फार्म के मैनेजर को मिलने वाला वेतन क्या है? पैसे से आया है, वेतन से आया है, कृषि आया है, पूंजी आया है? सोच के बताइए क्या भाई। ये कृषि आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पाने वाले को किस खाते के नियम में ऋणी और देने वाले को धनी कहते हैं? मतलब वो कौन सा नियम है जिसमें पाने वाले व्यक्ति को डेबिट और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट किया जाता है? पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। लाभांश खाता, वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता। भाई व्यक्तिगत खाता है, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट व्यक्तिगत खाता, आने वाली वस्तु को डेबिट, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट वास्तविक खाता। सभी आय, सभी व्यय व हानियों को डेबिट, आय और लाभों को क्रेडिट नामात्र के खाते। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंशों की यथानुपात आवंटन से आशय है। अंशों के यथानुपात आवंटन, प्रोराटा अलॉटमेंट से क्या आशय है बताइए। आवेदकों के बीच समान अंशों का आवंटन, निदेशकों के विवेकाधिकार से अंशों का आवंटन, सभी आवेदकों को आवेदित अंशों के अनुपात में अंशों का आवंटन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर तो सी ही है। जितने भी हमारे एप्लीकेंट हैं उनको आवेदित अंशों के अनुपात में जो अंशों का आवंटन कहा जाता है उसी को यथानुपात आवंटन या प्रोराटा अलॉटमेंट कहा जाता है। 49 वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, प्रक्रिया लागत पद्धति का उदाहरण है। प्रोसेस कॉस्टिंग का एग्जाम्पल क्या है? तेल, रसायन, शराब, जल, बिजली, गैस, कागज, आटा, कोयला, उपरोक्त सभी। कौन सा है? तेल, रसायन, शराब ये ऐसा है कि डायरेक्ट नहीं बनता है, एक के बाद एक प्रोसेस के थ्रू बनता है, इसलिए प्रोसेस कॉस्टिंग में इसका यूज किया जाता है। ठीक है।
और लास्ट क्वेश्चन क्या है, आंसर नीचे क्वेश्चन ऊपर। एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त मनोरंजन भत्ते की कटौती की अधिकतम रकम कितना। जैसे मान लीजिए दो तरीके के कर्मचारी होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लाई और प्राइवेट एम्प्लाई। प्राइवेट एम्प्लाइयों को जो मनोरंजन भत्ता मिलता है पूरा पूरा कर योग्य होता है, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लाइयों को जो मनोरंजन भत्ता मिलता है एक सीमा तक उसको कटौती मिलती है, मतलब एक सीमा तक कर मुक्त होता है। वही पूछ रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को मनोरंजन भत्ते की राशि कितने रुपए तक कर मुक्त होती है। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं, 5,000 तक, 7,000 तक, वेतन का 1/5, बिल्कुल नहीं। तो सही ऑप्शन है इसमें पहला, 5,000 रुपये तक मनोरंजन भत्ते की कटौती उसे प्राप्त होती है। इस तरह टोटल इस प्रैक्टिस सेट में आपको मैंने 50 क्वेश्चन कराया। इसके पीछे 1, 2, 3 भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं और ये 4th नंबर आपका आज है। कुल मिला के ये 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के हो गए। तो ऐसे ऐसे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ये लाते जाएंगे और देखते हैं, ढूंढते हैं कोई हार्ड या पिछले पैटर्न के बेस पर या पिछला क्वेश्चन यदि मिलता है तो वो भी आप लोग को एमसीक्यू के तौर पर, प्रैक्टिस सेट के तौर पर मैं करा दूंगा। बस मन लगा के मेहनत करके पढ़ते रहिए, ठीक है। और वीडियो को थोड़ा अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। एक चीज़ और जानकारी देना चाह रहे थे कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट है कि सर एप्लीकेशन पर BA-SPCL का कोई कोर्स है कि नहीं है। तो भाई एप्लीकेशन पर कोई BA-SPCL का कोर्स हमारा जूनियर अकाउंटेंट के लिए नहीं है, ठीक है ना। अब प्रयास में है कि आप लोग के लिए मॉक टेस्ट बनवाएं, लेकिन अब देखिए बन जाता है तो एग्जाम से पहले लॉन्च कर देंगे, यदि नहीं बन पाता है तो भाई क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, बाय।